ईरान एयर फ्लाइट का एक कमर्शियल प्लेन 290 पैसेंजर्स को लेकर ईरान के बंदर अब्बास से दुबई के लिए रवाना होता है, लेकिन टेक ऑफ के 7 मिनट के अंदर ही एक अमेरिकन नेवल वॉरशिप इसे शूट डाउन कर देता है, जिससे सभी 290 पैसेंजर्स अपनी जान गंवा देते हैं। ईरान एयर फ्लाइट 655 के साथ हुआ ये हादसा अब तक के सबसे डेडलीस्ट एयर डिजास्टर्स में से एक था। लेकिन ये हादसा हुआ कैसे? क्या नेवल वॉरशिप के कैप्टन से कोई गलती हुई थी या फिर ये अमेरिका की एक सोची समझी साजिश थी? ये कहानी है ईरान एयर फ्लाइट 655 की, जिसके पीछे की सच्चाई जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले हमारी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमारे हर वीडियो को बनाने में ट्रेनी पायलट, एडिटर्स और स्क्रिप्ट राइटर को बहुत मेहनत और खर्चा करना पड़ता है, जिस कारण रेगुलर वीडियोस बनाना हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे और हमारा एक छोटा सा चैनल ऐसे ही आपको जानकारी भरे वीडियोस दिखाता रहे, इसलिए आज आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। हो सकता है आपको बाद में याद ना रहे, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को अभी दबा दें। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जुलाई 1988 का वो दिन, एक रेगुलर शेड्यूल्ड पैसेंजर फ्लाइट ईरान एयर फ्लाइट 655 ईरान के तेहरान से दुबई जाने के लिए तैयार होती है। फ्लाइट 655 को तेहरान के मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बंदर अब्बास इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रुकते हुए दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचना था। इस फ्लाइट के लिए एयरबस A300 इस्तेमाल किया जाता है, जो बिना किसी गड़बड़ी के लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहा था। फ्लाइट का कंट्रोल 37 साल के कैप्टन मोहसिन रिजयान के हाथ में था, जिनके पास 7000 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। और इनका साथ देने के लिए 31 साल के फर्स्ट ऑफिसर कामरान तैमूरी भी कॉकपिट में मौजूद थे। और साथ ही इस फ्लाइट में 33 साल के फ्लाइट इंजीनियर मोहम्मद रेजा अमीनी की भी ड्यूटी लगाई गई थी। कुल मिलाकर 274 पैसेंजर्स और 13 क्रू मेंबर्स इस प्लेन में सवार होते हैं, जिनमें 67 बच्चे थे। इसके बाद प्लेन को रवाना करने की तैयारी शुरू कर दी जाती है, जिसके लिए पहले प्लेन में फ्यूल डाला जाता है और इसके बाद इसे रनवे की तरफ पुश बैक करने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। कुछ ही मिनटों में प्लेन रनवे पर पहुंच जाता है, जहां पायलट इसे रनवे पर सीधा अलाइन करते हैं। इसके बाद टेक ऑफ का क्लियरेंस मिलते ही टैक्सिंग की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी जाती है। प्लेन पहले धीमी रफ्तार से आगे बढ़ना शुरू करता है, लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद इसकी स्पीड बढ़ जाती है। इस तरह चंद सेकंड्स के अंदर ईरान एयर फ्लाइट 655 अर्ली मॉर्निंग तेहरान के मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ कर जाती है। तेहरान से बंदर अब्बास पहुंचने तक इस फ्लाइट में कुछ भी अनयूजुअल नहीं होता। प्लेन सुबह में अपने टाइम से निकलता है और सही टाइम पर बंदर अब्बास पहुंच जाता है। असली कहानी यहीं से शुरू होती है। दरअसल इस फ्लाइट को 9:50 पर ही बंदर अब्बास एयरपोर्ट छोड़ देना चाहिए था, लेकिन एक पैसेंजर के वीजा रिलेटेड प्रॉब्लम के चलते ये फ्लाइट अपने निर्धारित समय से 27 मिनट लेट यानी 10:17 पर रवाना होती है। बंदर अब्बास से दुबई एक रिलेटिवली शॉर्ट फ्लाइट थी, जहां तक पहुंचने के लिए सिर्फ 28 मिनट का समय लगना था। टेक ऑफ के बाद बंदर अब्बास एयर कंट्रोल का टावर इंस्ट्रक्ट करता है कि पायलट ट्रांसपॉन्डर को एक्टिवेट कर लें। ट्रांसपॉन्डर एक तरह का डिवाइस होता है जो सिग्नल्स भेजने के काम आता है, और इन सिग्नल्स की मदद से ATC प्लेन की पोजीशन को ट्रैक करता है।
इसके बाद टावर प्लेन को फारस की खाड़ी के ऊपर से उड़ान भरने का निर्देश देता है और पायलट इस निर्देश को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। ईरान एयर फ्लाइट 655 को स्पेसिफिक रूट असाइन किया गया था, जिसे कमर्शियल एयर कॉरिडोर एम्बर 59 के नाम से जाना जाता है। इस फ्लाइट का पाथ बहुत ही सिंपल था। इसे पहले 14,000 फीट की ऊंचाई तक ऊपर जाना था और उसके बाद निर्धारित स्पीड पर फ्लाई करते हुए दुबई में एंटर करना था। मतलब सुबह का समय और एक छोटी सी फ्लाइट, सारे पैसेंजर्स इस जर्नी को एंजॉय कर रहे होते हैं। पायलट्स भी ग्राउंड के रेडार सिस्टम्स पर करेक्ट स्क्वाड कोड की ब्रॉडकास्टिंग करते हुए सुकून से अपने मंजिल की तरफ बढ़ रहे होते हैं। बता दें कि स्क्वाड कोड सिविलियन एयरक्राफ्ट के लिए एक स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर होता है, जिससे पता चलता है कि ऊपर उड़ने वाला विमान सिविलियन है या फाइटर। यहां तक सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन नीचे समुद्र में काफी हलचल मची होती है, क्योंकि वहां इन 290 पैसेंजर्स की मौत की कहानी लिखना शुरू किया जा चुका था। अब ऐसा क्यों, इसे समझाने के लिए थोड़ा बैकग्राउंड पर नजर डालते हैं कि आखिर इस एरिया में हो क्या रहा था। असल में ईरान और इराक के बीच 1980 से ही वॉर चल रहा था, जो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स और ब्रूटल कॉन्फ्लिक्ट होता जा रहा था। इस वॉर में अमेरिका इराक को सपोर्ट कर रहा है और मदद के रूप में उसे वेपन सहित कई तरीके के मिलिट्री इक्विपमेंट्स भेज रहा था, क्योंकि अमेरिका को इराक के ऑयल रीजन में काफी इंटरेस्ट था। इसके अलावा वॉर के दौरान ईरान और इराक दोनों देशों की तरफ से समुद्र में ऑयल कंटेनर्स और गुड्स को निशाना बनाया जा रहा था, जिसके बाद यूएसए ने पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हर्मुज से अपने नेवल वेसल्स को तैनात कर दिया था, ताकि ऑयल या बाकी के सामान की पर्शियन गल्फ में सेफ्टी के साथ शिपिंग की जा सके। तैनात के लिए नेवल वेसल्स में यूएसएस वेंसेंस नाम का एक गाइडेड मिसाइल क्रूजर भी था। 1984 में बना ये जहाज अपने समय की मोस्ट टेक्नोलॉजिकली सोफिस्टिकेटेड मशीन्स में से एक था, जो अत्याधुनिक सुरक्षा और हथियार से लैस थी, और इसे ईजस कॉम्बैट सिस्टम कहा जाता था। यूएसएस वेंसन के कैप्टन विलियम रॉजर्स थे, जिनकी उम्र 49 साल थी, और इनके पास कई अलग अलग वेसल्स पर 20 साल से ज्यादा समय तक काम करने का एक्सपीरियंस था। इन्होंने वेंसन को सेकंड कमांडिंग ऑफिसर के रूप में ज्वाइन किया था, लेकिन 1987 में इन्हें उसका कैप्टन बना दिया गया। तो 3 जुलाई की सुबह कैप्टन को खबर मिलती है कि यूएस नेवी शिप का एक हेलीकॉप्टर जो इंटरनेशनल वाटर्स के ऊपर फ्लाई कर रहा था, उसे ईरान की एक बोट ने मार गिराया है। साथ ही क्रू को एक और खबर मिलती है कि किसी ने दूसरे एरिया में मौजूद एक यूएस शिप ईरान की तरफ से बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहा है। इसके बाद कैप्टन विलियम रॉजर्स ईरानियन बोट्स को सबक सिखाने की सोचते हैं, लेकिन उस समय विंसन जिस लोकेशन पर होता है उसे लेकर एक सुबह बहस शुरू हो जाती है। विंसन का कहना था कि वो इंटरनेशनल वाटर्स में मौजूद है, लेकिन ओमान क्लेम कर रहा था कि वो उनके एरिया में घुस गया है, इसलिए बेहतर होगा कि वो जल्द से जल्द उस जगह को छोड़कर चले जाएं। ये सब फ्लाइट 655 के बंदर अब्बास छोड़ने से पहले के इंसिडेंट थे। तो ओमान से वार्निंग मिलने के बाद विंसन कैशम आइलैंड के साउथ में पोजीशन होने के लिए जाने लगता है, जिसके ऊपर से फ्लाइट 655 को गुजरना था। अब जैसा कि विंसन एक बहुत ही मॉडर्न नेवल वेसल था, इसलिए इसमें मौजूद हाईटेक रेडार 300 किलोमीटर दूर के प्लेन्स को भी डिटेक्ट कर सकता था, और इसकी इसी काबिलियत के चलते क्रू मेंबर्स कॉन्टिन्यूसली उस एरिया में शेड्यूल्ड फ्लाइट पर नजर रखते थे। अब ईरानियन बोट्स के साथ डील करते हुए क्रू मेंबर्स बहुत ही हाई अलर्ट पर होते हैं, और जैसा कि ये पैसेंजर प्लेन के फ्लाई करने का टाइम नहीं था, इसलिए उनके रेडार पर जो भी नजर आता है वो उसे एक खतरे की तरह देखते हैं। तभी उनके रेडार पर ईरान एयर का ये पैसेंजर प्लेन दिखाई देता है। साथ ही आसमान में उड़ता हुआ एक ईरानियन सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट लॉकहीड P-3 ओरियन भी अपीयर होता है। ईरानियन गवर्नमेंट ने इस प्लेन को 1980 से पहले यूनाइटेड स्टेट्स में खरीदा था। इसे डिटेक्ट करने के बाद विंसन के कैप्टन ईरानियन सर्वेलेंस से बात करने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि उनका विंसन यहीं मौजूद है, इसलिए इस लोकेशन से वापस चले जाएं। ईरानियन सर्वेलेंस इस वार्निंग के बाद वहां से चला जाता है,
लेकिन इसके बाद क्रू और भी अलर्ट पर आ जाते हैं और इस गतिविधि पर बहुत ही क्लोजली नजर रखने लगते हैं। सावधानी बहुत ही जरूरी है, फिर चाहे वो हवाई यात्रा हो या आपके घर की सुरक्षा। इसलिए हमारे आज के वीडियो के स्पॉन्सर हैं D3D सिक्योरिटी सिस्टम एंड CCTV कैमरा। D3D सिक्योरिटी सिस्टम को आसानी से सिर्फ 10 मिनट में इंस्टॉल कर सकते हैं और पलक झपकते ही आपके परिवार को दे सकते हैं एक ऐसा सिक्योरिटी गार्ड जो हर वक्त उनकी सुरक्षा और हिफाजत के लिए तैयार है। D3D सिक्योरिटी सिस्टम के सेंसर्स आपके घर में इंफ्रारेड रेस का ऐसा अचूक सुरक्षा चक्र बनाते हैं जिसके कारण कोई भी अनजान आदमी आपकी परमिशन के बिना घर में दाखिल नहीं हो सकता। इसी के साथ डिस्क्रिप्शन में हम आपको एक स्पेशल कूपन कोड भी दे रहे हैं जिसका उपयोग करके आप स्पेशल डिस्काउंट भी पा सकते हैं। और आइए इसी के साथ वापस आते हैं अपनी केस स्टडी पर। अब जैसा कि फ्लाइट 655 अपने निर्धारित समय से लगभग आधा घंटा लेट टेक ऑफ करती है, तो इसके चलते विंसन के क्रू का दिमाग इस तरफ नहीं जाता कि उसके आसपास कोई कमर्शियल फ्लाइट भी हो सकती है। एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करने के बाद विंसन के क्रू प्लेन का आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस शुरू कर देते हैं, जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा ईरानियन सर्वेलेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए किया गया था। USS विंसन्स यानी आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड और फोई सिस्टम से इक्विप्ड था, जो मिलिट्री वेसल्स का एक स्टैंडर्ड फीचर हुआ करता था। यह सिस्टम एयरक्राफ्ट के ट्रांसपॉन्डर से कम्युनिकेट कर सकता था, जो एयरक्राफ्ट में लगा एक डिवाइस होता है और इसका काम किसी दूसरे एयरक्राफ्ट या ग्राउंड बेस्ड सिस्टम से मिलने वाले सिग्नल का रिस्पॉन्ड करना होता है। जब विंसन प्लेन की आइडेंटिफिकेशन के लिए एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल को सेंड करता है, तो फ्लाइट 655 के लिए इस्तेमाल होने वाले एयरक्राफ्ट A300 का ट्रांसपॉन्डर रिस्पॉन्ड करता है। यहाँ पर पायलट को रिस्पॉन्स में ट्रांसपॉन्डर के अंदर 4 डिजिट के स्क्वाक कोड को एंटर करना था, जो था 6760। लेकिन यहाँ गलती ये होती है कि फ्लाइट 655 ने जो वापस भेजा वो जेनेरिक कोड था, जिससे विंसन के क्रू के लिए इसे आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो गया कि ये एक सिविलियन प्लेन है या मिलिट्री प्लेन। अब तक तो प्लेन को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो गया था और ऊपर से फ्लाइट 655 ने उसी एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया था जहां से पैसेंजर के साथ साथ मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी टेक ऑफ करते थे। इसलिए विंसन के क्रू का शक बार बार किसी जासूस विमान की तरफ जाने लगता है, लेकिन इस बेसिस पर कोई फैसला नहीं लिया जा सकता था। इसलिए नेक्स्ट स्टेप में विंसन एयरक्राफ्ट से कांटेक्ट करने के लिए मिलिट्री फ्रीक्वेंसीज का यूज करता है। पर जैसा कि फ्लाइट 655 कोई मिलिट्री एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि एक सिविलियन प्लेन होता है, ऐसे में उन फ्रीक्वेंसीज का रिप्लाई नहीं दे पाता है। और यहीं एक सरप्राइजिंग पार्ट भी सामने आता है कि भले ही विंसन उस समय के मोस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड वॉरशिप में से एक था, जिसमें 1980s के दौरान कंप्यूटराइज सिस्टम भी लगे हुए थे, लेकिन इसके बावजूद USS विंसन के पास ये कैपेबिलिटी नहीं थी कि ये सिविलियन रेडियो फ्रीक्वेंसीज के साथ ट्यून कर सके। इसका मतलब ये है कि विंसन के क्रू सिविलियन एयरक्राफ्ट द्वारा यूज किए जाने वाली फ्रीक्वेंसीज की मदद से फ्लाइट 655 से कम्युनिकेट करने में एबल नहीं थे। इसके बाद विंसन के क्रू ईरान एयर फ्लाइट 655 से आने वाली एक रेडियो ट्रांसमिशन सुनते हैं, लेकिन इससे ये क्लियर नहीं हो पाता कि इसका मतलब क्या है। इन सब चीजों से अनजान फ्लाइट 655 के किसी रेस्ट्रिक्टेड एरिया में ना उड़कर अपने नॉर्मल इंटरनेशनल एयर रूट को इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ रहा होता है, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर सिविलियन प्लेन्स किया करते थे। इसके कुछ समय बाद विंसन के IFF सिस्टम को एक सिग्नल मिलता है, जिससे ऐसा लगता है कि ये F-14 फाइटर जेट है। असल में ये सिग्नल बंदर अब्बास से मौजूद एक्चुअल F-14 प्लेन से आया था, ना कि उस सिविलियन A300 प्लेन से जिसे ये ट्रैक कर रहे थे। पर गलतफहमी में विंसन के क्रू A300 प्लेन को रेडार की स्क्रीन्स पर मैन्युअली F-14 लेबल कर देते हैं और तभी उन्हें उस एयरक्राफ्ट के ट्रांसपॉन्डर मोड में एक चेंज नजर आता है, जो तभी हो सकता है जब मिलिट्री विमान कुछ कोड्स का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इससे काफ़ी पॉसिबिलिटी बन जाती है कि ये एक मिलिट्री प्लेन है, लेकिन अभी भी ये बात 100% साबित नहीं हुई थी। टेक ऑफ के 3 मिनट बाद यानी 10:20 पर ईरान एयर फ्लाइट 655 14,000 फीट पर ऊपर जाने लगता है, जिसके बाद विंसन क्रू विमान को मार गिराने की अनुमति मांगने लगते हैं,
क्योंकि गुजरते वक्त के साथ उनका यकीन पक्का होता जा रहा है कि ये एक मिलिट्री थ्रेट है। इसके बाद वो वेपन का डायरेक्शन प्लेन की तरफ कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ईरान एयर फ्लाइट के 655 के पैसेंजर्स या क्रू को जरा भी आइडिया नहीं होता कि उन्हें गलती से एक थ्रेट के रूप में देखा जा रहा है। कैबिन के अंदर एक सुकून का माहौल है। कुछ लोग बुक्स पढ़ रहे हैं, कुछ खिड़की से धूप में चमकते बादलों को देख रहे हैं। वहीं बच्चे भी खिलौने में उलझे हुए हैं। इधर कॉकपिट में भी पायलट अपने काम में बिजी हैं और प्लेन को धीरे धीरे ऊंचाई पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें दुबई एयरपोर्ट पर लैंड होने में अब बस कुछ ही मिनट रह गए थे। इनमें से किसी को जरा भी आइडिया नहीं होता है कि वो अपने लाइफ के आखिरी पल बिता रहे हैं। इधर 10:24 पर कैप्टन विलियम रॉजर्स ऑर्डर देते हैं कि प्लेन को शूट डाउन कर दिया जाए, जिसके बाद यूएसएस विंसन ने 2 SM-2ER एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल को ईरान एयर फ्लाइट 655 पर फायर कर दिया जाता है और चंद सेकंड में एक बहुत बड़े धमाके के साथ सब कुछ खत्म हो जाता है। तो फ्लाइट 655 पर यह अटैक होने के बाद प्लेन के परखच्चे समुद्र में बिखर जाते हैं और विंसन क्रू के द्वारा की गई एक गलती से 67 बच्चों सहित 290 लोगों की मौत हो जाती है। उस समय एक तो पहले ही कोल्ड वॉर चल रहा था, ऊपर से इस तरह के हादसे के बाद दुनिया अमेरिका से जवाब मांगने लगती है। कई तरह की आलोचनाएं होती है और पावर का गलत इस्तेमाल करने के भी आरोप लगाए जाते हैं, जिसके बाद यूएस नेवी एक इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है कि आखिर यह हादसा किस गलती के कारण हुआ था। इस इन्वेस्टिगेशन में उम्मीद की जाने लगती है कि कैप्टन रॉजर्स लंबे समय के लिए जेल का चक्कर काटेंगे, मगर जांच में यह पता चलता है कि बंदर अब्बास के अंदर एक सच में ईरानियन F-14 एयरक्राफ्ट तैनात था और इससे एमिट होने वाले सिग्नल्स को फ्लाइट 655 का सिग्नल समझकर विंसन के क्रू मेंबर्स कंफ्यूज्ड हो गए थे। ऐसे में गलत जानकारी मिलने की वजह से कैप्टन रॉजर्स और उनकी टीम ने यह कदम उठाया था, न कि किसी तरह की लापरवाही की वजह से। इस इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट सामने आने के बाद लोगों का गुस्सा बढ़ जाता है और वो इसे अनफेयर बताने लगते हैं। यूएस नेवी की काफी आलोचना भी होती है, क्योंकि लोगों का मानना था कि कैप्टन रॉजर्स और उनकी टीम ने इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन के बेस पर एक्शन लेने में बहुत जल्दबाजी कर दी थी। कुछ लोग उन्हें इस बात के लिए भी क्रिटिसाइज करते हैं कि उन दिन कैप्टन रॉजर्स ने विंसन को ईरानियन गनबोट्स के करीब पोजीशन कर दिया था, जिसके लिए वो ईरानियन वाटर्स में एंटर कर गए थे और बिना परमिशन किसी दूसरी कंट्री के वाटर्स में एंटर होना इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन होता है, जिसके लिए कैप्टन या क्रू पर एक्शन लिया जाना चाहिए। लेकिन इन सब आलोचनाओं से अमेरिका को कोई खास फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उल्टा वो कैप्टन रॉजर्स और क्रू को उनके काम के लिए सम्मानित करता है। साथ ही रॉजर्स को लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड दिया जाता है, जो लोगों के लिए क्वेश्चनेबल मूव था। इन शॉर्ट, यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट इस डिजास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से इनकार कर देती है। साथ ही ईरान की आलोचना करते हुए कहती है कि जब ईरान वॉर जोन में अपने प्लेन को उड़ाने की परमिशन दे सकता है, तो इस हादसे की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी की बनती है। इस इन्वेस्टिगेशन और कॉन्क्लूजन के बाद ईरान इस केस को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास भी ले जाता है, जहां ईरान आर्ग्यू करता है कि मान लेते हैं कि विंसन के कैप्टन और क्रू मेंबर की गलती से ईरान एयर फ्लाइट 655 F-14 लगा। इसके बावजूद उसके पास इसे शॉट करने का अधिकार नहीं था, क्योंकि कोई भी प्लेन, चाहे सिविलियन हो या मिलिट्री, वो उस समय ईरानियन एयरशिप के अंदर मौजूद था और किसी भी कंट्री के एयर स्पेस के अंदर बिना परमिशन के कोई और देश मिलिट्री एक्शन नहीं ले सकता था। इसके अलावा ईरान एयर फ्लाइट 655 ने इस तरह के किसी भी बिहेवियर को डिस्प्ले नहीं किया था जिससे लगे कि वो इनके विंसन पर अटैक कर सकता है। ना ही ये किसी ऐसे रूट पर था जो नियमों का वायलेशन करता हो, ना ही इसने यूएसएस विंसन के रेडार को टारगेट किया था। ऐसे में उस पर फौरन एक्शन लेना और प्लेन को मार गिराना पावर का गलत इस्तेमाल करने जैसा है। खैर, ये केस काफी लंबे समय तक चलता है और 1996 में जाकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द्वारा एक सेटलमेंट किया जाता है, जिसमें हर हादसे के लिए यूनाइटेड स्टेट्स डीप रिग्रेट एक्सप्रेस करता है और कंपनसेशन के रूप में विक्टिम्स की फैमिली को $61.8 मिलियन पे करता है। इस तरह एयर फ्लाइट 655 के साथ हुए हादसे का चैप्टर यहीं क्लोज हो जाता है।
हालांकि काफ़ी लोग आज भी ये मानते हैं कि इस केस पर उस तरह से एक्शन नहीं लिया गया जैसा लेना चाहिए था। इवन 290 पैसेंजर्स की मौत अमेरिका को कोई बड़ी ट्रेजेडी नहीं लगी थी। जबकि 1983 में इसी तरह का एक डिजास्टर कोरियन एयरलाइन फ्लाइट 007 के साथ भी हो चुका था, जिसे रशिया ने शूट डाउन कर दिया था। इस पर भी हम एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। असल में ये पैसेंजर प्लेन गलती से रशिया के रेस्ट्रिक्टेड एयर स्पेस में चला गया था, जिसके बाद रशिया इसे एक मिलिट्री थ्रेट समझ के उस पर अटैक कर दिया और इस अटैक में सभी 246 पैसेंजर सहित 23 क्रू मारे गए थे। अब चाहे ईरान एयर फ्लाइट 655 के साथ हुए हादसे की बात करें या कोरियन एयरलाइन फ्लाइट 007, दोनों इतिहास के बहुत ही भयानक हादसे थे जिसकी दुनिया भर में निंदा की गई। लेकिन अमेरिका की मीडिया दोनों हादसों को दो तरह से दिखाती है। जहां उन्हें कोरियन एयरलाइन के साथ हुआ हादसा एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर नजर आता है, वहीं ईरान एयर फ्लाइट 655 के साथ हुए हादसे को मीडिया एक मिस्टेक करार देती है। इससे उनका डबल स्टैंडर्ड या अनफेयर एस्पेक्ट साफ तौर पर नजर आता है। पर हो सकता है इस मामले में आपकी राय अलग हो, इसलिए आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में शेयर करके बता सकते हैं कि इस हादसे के पीछे किसकी गलती थी। बाकी हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।